Hello students, I am Manish Kumar and welcome to PW IIT JAM CUT चैनल। आज की जो वीडियो होने वाली है वो IIT JAM 2027 के रिलेटेड होने वाली है। काफ़ी बच्चों का डाउट आ रहा था, काफ़ी बच्चे थोड़ा सा परेशान भी थे इस चीज़ को लेके कि सर IIT खड़गपुर इस बार पेपर करवा रही है तो क्या सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती हैं, किस तरीके से जो है हम पेपर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या एवरेज पेपर आता है, टफ पेपर आता है, कंसेप्चुअल जो हैं वो ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स जो हैं वो ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने एक वीडियो बनाई है और एक पीपीटी के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपको IIT JAM 2027 के लिए आपको करना है। राइट, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो भी हम आज की क्लास में बात कर रहे हैं वो कंप्लीटली बेस्ड है IIT KGP, दैट मीन्स खड़गपुर, और जो पेपर 2009 और 2019 में IIT खड़गपुर ने करवाया था। राइट, तो इस बार की जो कंडक्टिंग IIT है वो भी आपको पता है कि IIT खड़गपुर है। तो अगर आप देखोगे जैसे टॉपिक या मैथमेटिकल फिजिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर उसके बाद आपके थर्मल एंड स्टैट है, फिर क्वांटम मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स है, वेव ऑप्टिक्स, और आपके जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके, इनमें से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे हुए हैं या उन पे ज्यादा फोकस किया है। क्योंकि होता यह है कि हर एक IIT का ना एक सिग्नेचर पैटर्न होता है कि उसी पैटर्न के हिसाब से वो क्या करता है, क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं। जैसे अगर मैं मैथमेटिकल की बात करूं तो यहां पे हमारे पास सब टॉपिक्स जो मेजर टॉपिक्स हैं वो क्या है, वेक्टर हो गया, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, फूरियर सीरीज और डिफरेंशियल इक्वेशंस है। ये तो हमारे हो गए टॉपिक्स। लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें एग्जाम में क्या देखने को मिले हैं, राइट, कि सबसे ज्यादा किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो देखोगे आप कि जो शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टीज हो गया, थ्योरम्स हो गया, आइगन वैल्यूज हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, मैक्सिमा, मिनिमा, फूरियर कोफिशिएंट, कॉम्प्लेक्स फंक्शन और कोऑर्डिनेट सिस्टम, इनसे आपको ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। राइट, तो अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो वेरी हाई इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। और आप ये जानते भी हो कि अगर आपने मैथमेटिकल फिजिक्स अच्छे से कर ली तो उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो आपके काफी इजी हो जाता है। राइट, फिर अगर हम बात करें क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आप पढ़ते हो न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ते हो, सेंट्रल फोर्सेस पढ़ते हो, रोटेशनल डायनेमिक्स है, उसके बाद आपके जो ऑसिलेशंस हैं, रिलेटिविटी है, ये आप पढ़ते हो। लेकिन किस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं? सबसे पहली चीज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और मैं ये मान के चलता हूं कि अगर क्लासिकल मैकेनिक्स है तो क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं। फिर कॉन्सेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कि आपको पहले कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा फ्रेम करना है। फ्रेम करने के बाद आपको ये देखना है कि किस तरीके से मैं इस जो डायग्राम है, या फिर मैं कोई डायग्राम बनाना भी चाह रहा हूं तो किस तरीके से डायग्राम बनाऊंगा, कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, कैसे फोर्सेस लग रहे हैं, वेलोसिटी कैसे लग रही है, एक्सेलरेशन कैसे लग रहा है। तो इसका एक कंप्लीट कंसेप्चुअल नॉलेज आपको अच्छे से होना चाहिए। डेरिवेशंस दैट मीन्स आपको कोई एक सिचुएशन दे दी जाएगी, वेल नोन सिचुएशन दे दी जाएगी, उस सिचुएशन के बाद में आपको डेराइव करना है कोई ना कोई एक सिचुएशन बेसिक फॉर्मूला, ठीक, राइट। फिर उसके बाद ग्राफ, एनर्जी का मेथड्स, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एसएचएम, डैम्प्ड मोशन और रिलेटिविटी। राइट, तो जो रिलेटिव ये वाले जो पोर्शन है, जैसे रिलेटिविटी हो गया, डैम्प्ड मोशन हो गया, एसएचएम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये तो आप देखते भी हो मोस्टली जितने भी आपके IIT के एग्जाम होते हैं, IIT JAM के एग्जाम होते हैं, वहां तो ये पूछे ही जाते हैं। और अगेन जो इंपॉर्टेंस है, जो वेटेज है, वो काफी हाई है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, जिसमें आप सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टेट, मैग्नेटोस्टेट, फिर उसके बाद आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज EMI, मैक्सवेल इक्वेशंस और EM वेव्स एंड ऑप्टिक्स, ये आप अगले उसमें देखोगे। ठीक है, तो ये हम मेजरली क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टेट, मैग्नेटोस्टेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हम अलग से पढ़ते हैं। बट EM वेव्स एंड ऑप्टिक्स, ये ना मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो ऑप्टिक्स हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ में पढ़ रहे हैं ना, तो कई बार जो है वो इंक्लूड कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ही। क्या टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे गए हैं, जैसे फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन, गॉस लॉ हो गया, ऑफ कोर्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गॉस लॉ के साथ में हमारे पास एक चीज और आ जाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ को दोनों को यूज करके काफी बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बाउंड्री कंडीशन, डिस्प्लेसमेंट करंट, पॉइंटिंग वेक्टर और वेव प्रोपगेशन। मतलब ये मान के चल सकते हो कि यहां से आपको डेफिनेटली, अगर इन्हीं टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 जो टॉपिक्स हैं, इनमें से आपको 5 टॉपिक्स है तो डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को ही मिलता है। राइट, और एक्सट्रीमली हाई
एक्सट्रीमली हाई, मतलब आईआईटी खड़गपुर अगर पेपर करवा रही है तो आप ये मान के चलो कि ईएमटी से क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। ये ट्रेंड 2009 और 2019 दोनों में देखा गया है, और जब हम दोबारा पेपर देखेंगे तब ये चीज होगी कि आपको ईएमटी से क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलेंगे, राइट। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पोर्शंस हैं? सेमीकंडक्टर्स हैं, पीएन जंक्शन है, डायोड, ट्रांजिशंस, ओपैम्प, लॉजिक गेट्स, सॉरी लॉजिक सर्किट, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, फिल्टर्स एंड ऑसिलेटर्स। ठीक है, अब कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले? डायोड एंड ट्रांजिशन बाइजिंग, परफेक्ट, कि ये आने है और आएगा ही। आप चाहे अपनी 11th-12th में देख लो, ग्रेजुएशन में देख लो, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में देख लो, डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आते हैं। एम्पलीफायर सर्किट, लॉजिक गेट्स, और फिर आपके कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स वहां से पूछा जाता है। फिल्टर रिस्पॉन्स और ऑसिलेटर्स, तो यहां से क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिले हैं अगर आप पर्टिकुलरली बात करते हो कि आईआईटी खड़गपुर किस तरीके से एग्जाम पैटर्न को रखती है, राइट। तो अब हम चलते हैं आगे। आगे हमारा है थर्मल एंड स्टैट। तो थर्मल एंड स्टैट में थर्मोडायनेमिकल लॉज हैं, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है, काइनेटिक थ्योरी है, स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है, राइट। मतलब बोल सकते हो कि हाँ, जो आपकी थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिकल है वो ये टॉपिक्स हैं आपके। यहां पे अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि जब आप उसकी बात करते हो, थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हो, तो थर्मोडायनेमिक्स में एक साथ में एडवांटेज क्या होता है कि वो सिचुएशंस को ना आपके क्लासिकल मैकेनिक्स से ऐड कर देता है। और तो जैसे वो ऐड करेगा तो आपको फिर दो सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, क्लासिकल मैकेनिक्स का भी होना चाहिए और दूसरा आपको थर्मो या स्टैट में जो पूछ रहा है उसका भी होना चाहिए, राइट। तो मतलब क्या होता है कि मिक्स्ड जो क्वेश्चंस हैं या मिक्स्ड जो कॉन्सेप्ट हैं वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। साइकिल्स जैसे कार्नोट साइकिल हो गया, इफिशिएंसी हो गया, कंप्रेसिबिलिटी हो गया, काइनेटिक थ्योरी है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस हैं, फेज डायग्राम है और थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस हैं। तो थर्मोडायनेमिकल रिलेशन 4 रिलेशंस होते हैं, वो आप इजीली पढ़ सकते हो। अगेन वेरी हाई इंपॉर्टेंस है इसकी भी, ठीक है, बट यहां से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। फिर क्वांटम मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स की आप बात करोगे तो क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक्स हैं, पार्टिकल इन 1D, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू, फिर यहीं पे न्यूक्लियर फिजिक्स आ जाता है, स्पेशल रिलेटिविटी और कॉम्पटन इफेक्ट जो है कंप्लीट आपका जो मॉडर्न फिजिक्स है वो कवर कर लेगा। अब यहां से ना आपके पास एक एडवांटेज है, और वो एडवांटेज क्या है कि कंसेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल्स, जिस भी पोर्शन में कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल लगते हैं तो वहां पे कंसेप्ट कम, न्यूमेरिकल जो आपको सोल्विंग जो स्किल है ना वो ज्यादा यूज होती है। फिर वेव फंक्शंस, टाइम एवोल्यूशंस, फिर उसके बाद आपके एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, फिर न्यूक्लियर डीके, बाइंडिंग एनर्जी और रिलेटिविस्टिक एनर्जी, और जो आपके पास स्पेशल रिलेटिविटी है वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है, ठीक है। अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर हमने वेव्स एंड ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स, उसी में ही इसको तीनों को इंक्लूड करके, जैसे वेव मोशन हो गया, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन, तो आप वेव्स में भी देखते हो और सेम टाइम आप ऑप्टिक्स में भी देखते हो, डायफ्रैक्शन, ग्रेटिंग्स, पोलराइजेशन और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। तो यहां से क्वेश्चंस किस पोर्शन से ज्यादा है? वेव प्रॉपर्टी, इंटरफेरेंस, सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन, रिजॉल्विंग पावर, ग्रेटिंग, पोलराइजेशन से तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। लेंस एंड मिरर के कॉम्बिनेशन और डिस्पर्जन है, राइट। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो आपकी ऑप्टिक्स वाला पोर्शन है ये रिलेटिवली अगर आप देखोगे क्वेश्चंस में तो काफी ज्यादा हाई वेटेज रखता है, और यहां से जो क्वेश्चंस है ना वो डेफिनेटली ज्यादा पूछे जाने लग गए हैं अभी, क्योंकि काफी टाइम बाद करवा रही है, 2019 के बाद 2027 में होगा, राइट। तो आप ये मान के चल सकते हो कि जो यहाँ इस पर्टिकुलर पोर्शन से जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से ज्यादा आएंगे। और हम प्रीवियस अगर ट्रेंड को भी देखें, क्योंकि उसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते ना, क्योंकि जो प्रीवियस ट्रेंड है जैसे 2025 हो गया, 2026 हो गया, 2022-23 ऐसे करके, तो वहां पे धीरे धीरे जो ऑप्टिक्स के क्वेश्चन हैं वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। मैं कहूं कि वेव्स एंड ऑसिलेशंस और जो आपका ऑप्टिक्स वाला पोर्शन है यहां से आपके जो क्वेश्चन हैं वो रिलेटिवली थोड़े से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। सेम टाइम पे आपका सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में आप देख सकते हो कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया, मिलर इंडिसेस हो गया, ब्रेविस लेटर हो गया, लेटिस हो गया, फिर एक्सरे डायफ्रैक्शन है, फिर उसके बाद जो आपके बैंड थ्योरी है उसके सिर्फ बेसिक वाले जो पोर्शन है उनमें, मतलब ये आपके सब टॉपिक्स हैं। जो ज्यादा क्वेश्चन हैं कहां से हैं? क्रिस्टल प्लेन से हैं, मिलर इंडिसेस है, ब्रेविस लेटिस है, एक्सडीआर है, राइट, एक्सआरडी है। फिर उसके बाद जो आपका क्यूबिक स्ट्रक्चर है, लेटिस पैरामीटर्स हैं, रेसिप्रोकल लेटिस है। मतलब अगर मैं कहूं ना तो घूम फिर के बार बार क्या कर रहा है वो,
वो इन्हीं दोनों तीन चीजों के बीच में घूम रहा है। क्रिस्टल हो गया, इंडिसेस हो गए, इन्हीं के बारे में वो क्या कर रहा है, बार बार पूछ रहा है, राइट। और ये मतलब हाई है, क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से रिलेटिवली इसके कम है। अभी हम एक बार वो भी देखेंगे कि परसेंटेज वाइज कौन कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो हमने इस स्लाइड में मैथमेटिकल जितने भी आपके सब्जेक्ट थे उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आने की हाई चांसेस हैं वो हमने यहां पे डिस्कस किए हैं। अब अगर आप देखोगे कि क्वेश्चन का स्टाइल क्या है, राइट, स्टाइल क्या है और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। अब किसी भी सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, जो आपके 9 टॉपिक्स थे उन टॉपिक्स की बात नहीं हो रही है। कंसेप्चुअल बेस की अगर बात करोगे तो वो क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं आपके फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग को, थ्योरी को, डेफिनेशंस को, प्रिंसिपल को, राइट। और क्या करते हैं कि वो फिजिकल इंट्यूशन देखते हैं कि आप उस तरीके से मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको किस तरीके से इंटुएट कर पा रहे हो, सोच कैसे पा रहे हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है, कार्नोट साइकिल है, कंप्रेसिबिलिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाउंड्री कंडीशंस हैं, यहां से काफी इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशंस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 2019, मोस्ट रिसेंट की बात कर रहे हैं, 2009 की बात नहीं कर रहे हैं। एप्लीकेशन बेस ये थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो कैसे कि डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, प्रिंसिपल टू सोल्व न्यूमेरिकल्स और फैक्ट बेस्ड प्रॉब्लम। मैं अगर इसकी बात करूं प्रिंसिपल टू सोल्व न्यूमेरिकल्स, तो देखो आईआईटी जैम जो है वो न्यूमेरिकल ज्यादा जो आपके वैल्यूज होती हैं उन पे ज्यादा मतलब वो करते हैं, फोकस करते हैं। कैसे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है तो आपको वहां पे न्यूमेरिकल्स ज्यादा सोल्व करने पड़ेंगे, राइट। तो अगर आप देखोगे जैसे मिरर फोकल लेंथ हो गया मीडियम में, आरसी सर्किट हो गया, रिलेटिविस्टिक एनर्जी हो गई, डाइफ्रैक्शन जो है वो ग्रेटिन हो गया, तो यहां से क्या करते हैं, एप्लीकेशन तो है लेकिन यहां पे आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बेस जो है वो क्या मिल जाते हैं, क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे रिक्वायर्स गुड अंडरस्टैंडिंग एंड स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, मतलब यहां पे इन टॉपिक्स के लिए आपको ज्यादा कुछ ऐसा नहीं, वाव वाली चीज नहीं कि भाई बेहतरीन मेरे को तो बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिस करनी है तभी मैं कर पाऊंगा, मतलब मॉडरेट है। जनरल ट्रेंड की बात करें और डिफिकल्टी लेवल आप देख रहे हो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। अगर मैं बात करूं ग्राफ डायग्राम बेस, ग्राफ और डायग्राम बेस जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सबसे ज्यादा आती हैं और उससे ये होता है, उससे आपकी ना एक एबिलिटी चेक की जाती है। क्या चेक, क्या क्या होगा उसमें, इंटरप्रिटेशंस ऑफ ग्राफ, डायग्राम्स, प्लॉट्स, एनर्जी बैंड डायग्राम्स, क्रिस्टल पेनोस सर्किट्स, ये सबसे ज्यादा देखने को मिला है। अगर मैं ईएमटी की बात करूं तब भी, क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करूं तब भी, मतलब मोस्टली जितने भी टॉपिक्स हैं ग्राफ और डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं। ताकि उससे क्या पता करना चाहता है वो, उससे ये पता करना चाहता है कि स्टूडेंट के पास जो है मल्टी स्टेप और जो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट है उसका बहुत अच्छे से उसको यूज करना आता है या नहीं आता है, क्या उसको एनालाइज करना आता है। फिर जैसे इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस जो आर है उसका ग्राफ काफी बार पूछा हुआ है। जो आपके जो क्या बोलते हैं फ्यूजन है उससे क्वेश्चंस पूछा हुआ है, फ्यूजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, एनर्जी बैंड गाइड जो आपके डायग्राम्स हैं, मिलर इंडिसेस हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ पूछा हुआ है ईएम वेव्स वगैरह से वो ज्यादा पूछता ही है। मल्टी कॉन्सेप्ट बेस ये डेफिनेटली आएगा। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि क्लासिकल मैकेनिक्स को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में किसी कॉन्सेप्ट में मिक्स कर दिया, जो आपके पास सॉलिड स्टेट है या फिर आपके पास लेट्स सपोज क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के साथ में अगर कोई और चीज़ को मिक्स करके उन्होंने बता दिया, ईएम वेव उसको ऑप्टिक्स के साथ में मिक्स कर दिया, तो कॉन्सेप्ट बेस एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। जैसे ईएम वेव्स और लॉरेंज फोर्स को मैंने अभी बोला था मिक्स कर दिया, वेव फंक्शन प्लस टाइम एवोल्यूशन को उन्होंने कर दिया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू साथ में ही ऐड कर दी, थर्मोडाइनमिक्स और स्टैटिक्स को मिक्स कर दिया, तो मल्टी कॉन्सेप्ट जो है वो क्या बनते हैं, ज़्यादा चांसेस बनते हैं। फिर ऐसे ही अगर हम बोलें कि कंपटीशन और जो डेरिवेशन बेस है, जैसे इसमें क्या होता है स्टेप बाय स्टेप आपको एक अप्रोच बनानी होती है, डेरिवेशन करने होते हैं, मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस और लॉन्ग कैलकुलेशंस, ये थोड़ा सा टफ होता है। जैसे डायफ्रैक्शन रेजोल्यूशन की अगर आप बात करोगे, पार्टिकल मोशन की बात करोगे, वन डी ग्राफ वो जो थर्मोडायनेमिक्स में है, फिर जो आपका ड्रैग फोर्सेस हैं जैसे डैम डैम ने बोल दिया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको मल्टीपल स्टेप्स की आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। तो अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ तो इजी में आपके पास सिंपल सा है, लेकिन जो ट्रैप करेगा आपको और जो टफ है वो आपको देखने को मिलेगा जब आप ये देखोगे कि देखो होता क्या है, ट्रिकी स्टेटमेंट्स होते हैं, हिडन कॉन्सेप्ट होते हैं, अनयूजुअल अप्रोच और हाई वैल्यू रीजनिंग।
मतलब एक क्वेश्चन है सपोज, उस क्वेश्चन को आपको 3 या 4 मिनट लग गए सोचने के लिए, इतना तो एक एवरेज टाइम होता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का। और ऐसा भी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इजी हैं। तो यहां पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान क्या देना है, एक आपको ये ध्यान देना है कि ट्रिकी क्वेश्चंस को हैंडल किस तरीके से किया जा सकता है, राइट। तो उसको सबसे बढ़िया है इसको यूज मतलब समझने का या सीखने का, आप क्या करो, बार बार उन कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करो। उनमें आप खुद से अज्यूम करने लग जाओ कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पे ये चीज मिक्स कर दे, जैसे कहीं फोर्स की बात आ रही है, तो मैं कोई भी फोर्स ऐड कर सकता हूँ ना। भाई मेरे पास फोर्स आ रहा है, मैं विस्कस फोर्स ले लूंगा, मैं ड्रैग फोर्स ले लूंगा। जरूरी थोड़ी है कि मैं एक ही फोर्स पे स्टक रह जाऊं कि F इक्वल्स टू ma खत्म, उसके अलावा भी तो बाकी फोर्सेज होते हैं। तो क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं इन चीजों को, राइट। फिर अब हम बात करते हैं कि जो आपके सबसे ज्यादा जो टॉपिक्स हैं वो कौन से पूछे हुए हैं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स की अगर आप बात करोगे तो वेक्टर और डिफरेंशियल ऑपरेटर्स, मैट्रिसेस, कॉम्प्लेक्स, मतलब यहां से तो आप ये मान लो कि हर एक चीज जो है मैथमेटिकल की वो इंपॉर्टेंट है। हर एक जो आपके टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप यहां पे देखोगे क्यों जरूरी है, क्योंकि यूज्ड मोस्टली इन एवरी ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मतलब इन सभी में आपको मैथमेटिकल देखने को मिलेगी ही मिलेगी, राइट। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिर जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, सेंट्रल फोर्सेज हैं, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स हैं, ऑसिलेशन एंड डैम्प मोशन है, एसएचएम है, नॉर्मल मोड्स और रिलेटिविटी, मतलब यहां से आप ये मान सकते हो कि ये जो वो टॉपिक्स है, ये इन टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही हैं। सेंट्रल फोर्सेस से मुझे तो मतलब ये है कि मैंने जब जब देखा है, चाहे वो नेट में हो, चाहे गेट में हो, चाहे वो आईआईटी जैम में हो, यहां से क्वेश्चंस बनते ही हैं, फ्रेम होते ही हैं। रिलेटिविटी जो है उससे जो स्पेशल एसटीआर है वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि कॉन्सेप्टली रिच है, यहां पे आपके पास मिक्सिंग बहुत अच्छे से की जा सकती है, राइट। और डेरिवेशंस हो सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसकी वजह से जो मैकेनिक्स और मैथमेटिकल हैं ये मिक्सिंग के लिए काफी बढ़िया से यूज हो सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, यहां पे इलेक्ट्रोस्टेट में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो गॉस लॉ और पोटेंशियल से पूछे हुए हैं। मैग्नेटोस्टेट में बायो-सावर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ से है, ईएमआई और एसी सर्किट्स, राइट। फिर मैक्सवेल इक्वेशंस, ऑफ कोर्स मैं मानता हूं मैक्सवेल इक्वेशंस ये तीनों एक ही बात है, ठीक है, तीनों एक ही बात है। मैक्सवेल इक्वेशंस, ईएम वेव, बाउंड्री कंडीशंस और ऑप्टिक्स ऑफ ईएम वेव्स, ये तीनों एक ही हैं। तो वो कभी इससे पूछ लेगा, कभी इससे पूछ लेगा। फिर सेम टाइम पे आप देख सकते हो कि जो आपके पास थर्मल है उसमें भी है, क्वांटम और मॉडर्न फिजिक्स हैं। तो इस सारे के सारे आप अच्छे से एक बार वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछे हुए हैं। जैसे अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न जो है वो हमेशा सीबीटी होता है, 3 घंटे का है, 100 नंबर का होता है, 60 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, एमएसक्यू आएंगे, एनईटी आएंगे। और यहाँ पे 100% जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है कि कितने क्वेश्चन कहां से क्या आ रहे हैं, राइट। तो ये आप 2009 और 2019 के हिसाब से आप ये चीजें एक बार देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि रिसोर्सेज क्या यूज करें, राइट। काफी बच्चों का जैसे अभी आप लोग देख रहे हो और उसमें एक जनरल डाउट ये आता है कि सर रिसोर्सेज क्या यूज करें, बुक्स वगैरह कहाँ से लें, नोट्स कहाँ से लें। तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड जो है ना, ये जैसे मैथमेटिकल का हो गया तो अर्फकिन जो है ये, और एरविन जो है ये, मतलब स्टैंडर्ड बुक है ये। तो हर कोई बच्चा ही मतलब जब भी ढूंढता है कि अच्छे मुझे आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर करना है तो ये बुक तो देखेगा ही देखेगा, ठीक है। गोल्डस्टेन जो है ये देखेगा, फिर ये जो एनालिटिकल मैकेनिक्स है, इरोडो है ये देखेगा, ग्रिफिथ, मतलब ये यूजुअल बुक्स हैं जो आप देख सकते हो। जैसे ऑप्टिक्स के लिए अगर बात करूँ तो अजोय घटक ही देखोगे, वेव्स एंड ऑसिलेशन के लिए ब्रिजलाल और जो ये एन सुब क्या जो भी है, ठीक है, अजीब सा ही नाम है, पढ़ा भी नहीं जा रहा। तो ये सारे के देखोगे। फिर ऐसे ही जैसे चार्ल्स किट्टल हो गया, ये स्टैंडर्ड नाम है और ये बुक्स है, आप देख सकते हो, राइट। फिर रिसोर्सेज यहां अगर आप देखोगे कि आईआईटी जैम जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपको काफी रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएंगे। दूसरा एनपीटीईएल के लेक्चर्स हैं जो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। फिर आता है कि पीडब्ल्यू का यूट्यूब चैनल और जो आपका पीडब्ल्यू का ऐप है वहां पे आप जाके अच्छे से स्टडी कर सकते हो। जैसे अगर मैं YouTube पे बात करूँ तो काफ़ी हमारी जो सीरीज़ हैं वो चलती रहती हैं, उन सीरीज़ में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी देते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में एक सिस्टमेटिक ढंग से कि हाँ इस वीक में इसकी क्लास होगी, इस वीक में इसकी सब्जेक्ट की जो अलग अलग क्लासेज हैं वो सारी होती हैं, और हम साथ में PYQs और जो टेस्ट सीरीज है वो भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले अगर मैं बोलूँ कि अगर आप देखोगे तो अभी भी जो 2027 वाला है, जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो साकार 4.0
जो आपका आईआईटी जैम के लिए ही डेडिकेटेड एक बैच बना रखा है, वो अभी भी आप अगर, वैसे तो 10 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। अगर आप चाहते हो उस चीज़ में इनरोल होना, अगर आपका एक ड्रीम है आईआईटी में जाने का, तो यहाँ पे आपको बेस्ट फैकल्टीज़, मैं मतलब अगर मैं बात करूँ कि जैसे फैकल्टीज़ हम इंटरेक्ट भी करते हैं, तो उसमें मैंने मतलब ये रियलाइज़ किया है कि जो फैकल्टीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा ना स्टूडेंट्स के बारे में सोचती हैं कि स्टूडेंट जो है किस तरीके से एक बेस्ट बेनिफिट ले सके। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो 3499 ये कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता है, और सीरियसली इतना अमाउंट हम महीने में कहीं ऐसे ही खर्च कर देते हैं, एक बार बाहर चले गए वो खर्च हो जाता है। लेकिन अगर सेम टाइम पे आप कोर्स में रजिस्टर करते हो, रजिस्टर करने के बाद में आपको अगर आईआईटी मिल जाती है, एनआईटी, अगर आप एनआईटी मिल जाती है, या फिर कोई अच्छी कॉलेज में अगर आप चले जाते हो, ठीक है, तो उससे ना आपकी एक लाइफ एक अलग ही डायरेक्शन में चली जाती है, एक बढ़िया जो पाथ जो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा, इनडायरेक्ट वे में इस वीडियो के थ्रू या किसी और मोटिवेशन के थ्रू अगर आप सोच लेते हो, तो जो लाइफ आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे ना, वो लाइफ आपको ऑटोमेटिकली ना आगे से चल के आएगी, राइट। साथ में इसमें सबसे बढ़िया चीज क्या है, जो मुझे ऐसा लगता है कि मान लो जो भी आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करेंगे जो भी बच्चे, राइट, तो उनको ना कॉम्प्लीमेंट्री आईआईटी जैम सीयूटी पीजी मतलब दोनों मिलेंगे इसमें, राइट। आपको जैसे साकार, आईआईटी जैम साकार अगर आप लोगे ना, तो वहां पे आपको सीयूटी पीजी जो है 2027 वो ऑटोमेटिकली फ्री मिल जाएगा, राइट। तो ठीक है, बाकी आप देख सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, ये केमिस्ट्री हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, फिर ये फिजिक्स का है, यहाँ ये सीयूटी पीजी के लिए अलग बैच है, यहाँ मैथमेटिक्स का है, और यहाँ मैथमेटिक्स का है, ठीक है। तो ये अलग अलग बैचेस हैं, जैसे आप जिस भी हिसाब से आप अगर, अच्छा ये मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का है, तो आप अगर जिस हिसाब से आप ट्राई करना चाहते हो कि किस रिलेटेबल सब्जेक्ट से आप आते हो, तो बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। टीचर्स, मेन चीज़ होती है टीचर्स की, तो टीचर्स ने ना वो सारे के सारे एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं कि आप कहाँ पे लैक करोगे, राइट। तो अब एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कि उसके बाद मान लो आपने बैच ले लिया, तो किस तरीके से आप स्टडी करोगे उस पर देख लेते हैं कि सजेस्टेड जो स्टडी प्लान है वो कैसे होगा। वो ये होगा कि सबसे देखो, अगर अलग अलग फेजेस में करोगे ना, जैसे मैंने आपको ये बताया कि 4 फेजेस में आप क्या कर दो, अपनी प्रिपरेशन को तोड़ दो। सबसे पहले आप फाउंडेशन बिल्ड करो, राइट, फाउंडेशन बिल्ड करो। फाउंडेशन बिल्ड करोगे तो आपको पहली बात तो कॉन्सेप्ट थोड़े से आने चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो आनी चाहिए, एनसीईआरटी या जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सोल्व कर लो। फिर आता है कोर लर्निंग। कोर लर्निंग में आप बेसिक चीजें तो सीख चुके हो ना, तो स्टेप नंबर 2 में या फेज 2 में आप ये करो कि जो एडवांस टॉपिक्स हैं उनको डेरिवेशंस या रेफरेंस बुक जो है उनको आप अच्छे से पढ़ो। फिर आता है फेज 3। फेज 3 में आप टॉपिक्स के जो भी हैं वो टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन रिवाइज करो। फिर 2009 से लेके 2024 के या जो 25 के 26 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आप ट्राई करो। और मैं देखो, मैं स्पेशली बता देता हूं, कई बच्चों को लगेगा कि अरे 2024 तक ही क्यों करें। 2024 तक करने का रीजन ये है कि 2025 और 26 के पेपर ना ब्लैंक छोड़ दो, और उनको आप उस वे में उस तरीके से बैठ के दो कि भाई मेरा एक्चुअल जैम का एग्जाम है और मुझे करना है। तो जब आप इन दो लास्ट के जो 2 साल के पेपर है ना उनको ऐसे छोड़ दोगे ना कि बिल्कुल ब्लैंक है, तब उनको डाउनलोड करके जब आप उनको 3 घंटे बैठ के पेपर दोगे, तब आपके सामने एक रियल रिजल्ट निकल के आएगा आपका, राइट। इसीलिए मैंने इनको इंक्लूड नहीं किया है। ये कोई जानबूझ के ऐसा नहीं है कि कई बच्चे कमेंट कर सकते हैं कि 2026 के क्यों नहीं किए, राइट। अब देखो फेज 4 में टेस्ट और एनालाइज, यहां पे मैंने वही बोला, जो 2 पेपर हैं वो दो, मॉक टेस्ट दो, फुल लेंथ पेपर दो, और उनको एनालाइज करो। क्योंकि अगर उनको एनालाइज करना सीख गए, उनको जान गए कि भाई एनालाइज करने से हमें ये फायदा मिल रहा है, ये बेनिफिट मिल रहा है, तो उस केस में सबसे बढ़िया चीज यही निकल के आएगी कि आपको पहले से ही पता होगा कि मुझे कितने मार्क्स मिलने वाले, राइट। फिर बिल्कुल कंसिस्टेंसी तो आपको रखनी ही है। टाइम किस तरीके से दोगे, डेली का 30% जो है आप कंसेप्चुअल लर्निंग में दो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में 50%, जितना ज़्यादा हो सके देखो उतना टाइम आपको इसी में देना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में रिवीजन या नोट्स बनाओगे उसमें आपको 10% देना है, टेस्ट वगैरह जो है उसमें अपना डे का 10% देना है, राइट। और उसके बाद क्या आप देखो, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर एनालाइज करो, फिर इंप्रूव करोगे। इसी तरीके से हमारी एक जो है इफेक्टिव स्टडी हो जाती है। रोड मैप अगर आप देखते हो तो सबसे पहले वही है कि बिल्ड करो फाउंडेशन, प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो, फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट दो और कंसिस्टेंट रहो। बात यही आती है कि कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं बच्चे। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे ना तो आपको सारा कुछ मिलेगा, जो चाहिए वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी।
ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं जैसे वेटेज की। सब्जेक्ट और वेटेज है, आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो। जैसे थर्मो का 15 to 20% रहता है, क्वांटम मॉडर्न का भी 15 to 20 है, वेव्स एंड ऑसिलेशन 10 से 12% है, जो सॉलिड स्टेट है 8 to 10 है, मैथमेटिकल का 15 से 20 है, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडाइनमिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 15 से 20। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने क्या कर रखे हैं, अलग अलग बता रखे हैं कि कौन कितना वेटेज रखता है। ठीक है, कौन कौन से ज़्यादा एरिया हैं, तो अगर आप देखोगे थर्मोडाइनमिक्स का है, केटीजी वाला है, फिर क्वांटम है, फिर ईएम वेव है। ईएम वेव में भी स्पेसिफाई किए हुए, यहाँ पे ऑप्टिक्स भी इंक्लूड कर दिया, राइट। फिर उसके बाद आपका सॉलिड स्टेट है। तो ये टॉपिक्स जो है ना काफ़ी रिपीटेटिवली और हर साल पूछे जाते हैं। ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आईआईटी खड़गपुर है, ये टॉपिक्स जो हैं बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, राइट। फिर उसके बाद अगर आप क्वेश्चन का ट्रेंड देखोगे तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते हैं, राइट। एप्लीकेशन ओरिएंटेड होंगे, इंटरडिसिप्लिनरी होंगे, एक से ज़्यादा टॉपिक्स को ऐड करेंगे, और जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जैसे एमसीक्यू हो गया, एमएसक्यू हो गया, एनईटी हो गया, ये तो आपको ऑब्वियसली देखने को मिल ही रहा है। अब बात आती है कि प्रिपरेशन करें तो कैसे करें और क्या ना करें। यहां तो क्या करेंगे, यहां क्या नहीं करेंगे। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन आपका होना चाहिए, ये कंपलसरी है, जरूरी है। प्रैक्टिस करो पिछले साल के क्वेश्चंस को, फोकस करो वीकली, जो आपके जो टॉपिक्स हैं, जो वीक जो टॉपिक्स हैं, उन एरियाज पे आप रेगुलरली मतलब बार बार उसको क्या करो, रिवाइज करने की कोशिश करो और देखो कहां प्रॉब्लम आ रही है। शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट मैं हमेशा हर बच्चे को बोलता हूं, अगर तुम्हें सच में सक्सेस चाहिए, ये है वो की, शॉर्ट नोट्स और आपके फॉर्मूला शीट। फिर कंसिस्टेंट तो रहोगे ही, टाइम मैनेज को किस तरीके से टाइम मैनेज करोगे, वो आप हर मतलब एक महीने में आप एक फुल लेंथ जो है वो आप दे दो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस मैं कर पा रहा हूं। क्या मत करो, सीधा ऐसे कि बुक उठा लिया और पढ़ने लग गए, भाई ऐसे नहीं होती है स्टडी। ठीक है, ये नहीं करोगे। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को इग्नोर नहीं करना है, राइट। और डिले नहीं करना है रिवीजन और टेस्ट प्रैक्टिस में कि यार इस बार मेरी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं है, मैं नहीं दूंगा। प्रिपरेशन नहीं है कोई बात नहीं, वो आपकी लाइफ में ना एक चीज ऐड होगी कि अच्छा इस दिन में इस वीक में इस महीने में मैं पढ़ा नहीं था तो मेरी परफॉर्मेंस डाउन गई, ये आपको ही इवेलुएट करने में आपको ही हेल्प करेगी। फिर फोकस करो, एक से ज्यादा टॉपिक्स पे अगर मान लो आप वो कर रहे हो, ठीक है, डोंट फोकस ओनली वन और टॉपिक्स, एक से ज्यादा टॉपिक्स जो हैं उन पे फोकस करो। जरूरी नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन जो है वो सिर्फ एक ही टॉपिक का हो, वो मिक्स करके भी दे सकता है। फिर सबसे बड़ी चीज कि कॉन्फिडेंस लूज तो बिल्कुल भी नहीं करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। भाई टाइम लगता है, चीजों को सीखने में भी टाइम लगता है, तो मे भी आपको 3 महीने 4 महीने 5 महीने लग सकते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल जब आप एक बिल्कुल बढ़िया प्रिपरेशन के साथ जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो पहले ही आप होप लूज मत करो, ये मतलब ये मत करो कि यार मेरा नहीं होगा, मैं तो इतना नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इतने नंबर नहीं आ रहे हैं टेस्ट में। तो जब आप बार बार अपनी गलतियों को समझोगे, सीखोगे, ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होंगे, बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि हमने ये देखा कि आईआईटी खड़गपुर का जो ट्रेंड है वो क्या है। उसके साथ में हमने ये देखा कि कौन कौन सी मतलब जो कॉन्सेप्चुअल है, मैथमेटिकल है, जो कौन कौन से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में हमने ये देखा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, किन चीज़ों को फॉलो नहीं करना है। क्योंकि जब आप एक राइट डायरेक्शन में जाते हो ना, तो थोड़ा सा आपको संभल के चलना होता है कि एक गलती, अब मान लो जैसे पेपर है, आपने टेस्ट दिया 1 महीने बाद दिया, ठीक है, उसके बाद में आप 2 महीने टेस्ट ही नहीं दिया, फिर ऐसे, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वीकली टेस्ट देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बेटर परफॉर्म करेंगे ना, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस या फिर उनकी जो एबिलिटी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, रादर देन कि जो बच्चे इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट नहीं है, या रैंडमली के ठीक है पढ़ाई की तो की, नहीं की तो नहीं की, राइट। तो आप इन सभी चीज़ों को ध्यान रखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, अच्छे से प्रिपरेशन करो, टेस्ट दो, उनको एनालाइज करो आराम से, अभी आपके पास इनफ टाइम है, ठीक है। तो आप बिल्कुल आराम से अभी अगर आज से ही स्टार्ट कर देते हो, काफ़ी बच्चों ने नहीं किया होगा, तो अगर आप आज से ही स्टार्ट कर देते हो तो आप डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो, और आप आईआईटी एनआईटी जो भी आपके ड्रीम कॉलेज है वहाँ पे आप जा सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।